इस नावल का खुलासा आप सुन लीजिए। सालिहा आंटी खुद ही मदीहा को लेकर उनके घर के 2-3 चक्कर लगा चुकी थीं। पिछली बार उन्होंने अम्मी से 5,000 रुपये भी लिए। वो वाकई खासी खुदगर्ज किस्म की खातून थी। उनको लोगों से अपना मतलब निकालना खूब आता था। जब भी आती खाना खाए बगैर न जाती, बल्कि वो आती ही ऐसे वक्त थी जब खाने का वक्त करीब होता। अम्मी का बस नहीं चलता था अपनी सहेली की खातिर मदारत में क्या कुछ कर डालें। एक दिन वो इत्तेफाक से घर पर था तो इन्हें किचन में एक साथ 3 चूल्हों पर कुछ न कुछ पकाता देखकर चिढ़ सा गया। ये क्या तरीका बना लिया है आपकी दोस्त ने? हर तीसरे चौथे दिन आने लगी हैं और आप तो ऐसे एहतमाम करती हैं जैसे मुद्दत बाद दावत कर रही हूँ। उस रोज़ थोड़ी सी फुर्सत मिली तो वो बहुत दिन बाद ताई अम्मी के घर चला आया। रिमशा सामने ही नज़र आ गई। वो शायद कहीं जा रही थी। सलीके से किया हुआ मेकअप, खूब तैयार। कहीं जा रही हो क्या? वो फ़ौरन पूछ बैठा। नहीं तो। अच्छा, लग तो ऐसे ही रहा है। वो मुस्कुराया। मैं हमेशा ऐसे ही रहती हूँ। रमशा का लहजा फ़ख्रिया था। क्या मतलब? 24 घंटे मेकअप? यावर कोई मुस्तकिल मिजाजी अजीब सी लगी। अस्सलामु अलैकुम। आप सबको खुश आमदीद। एक बहुत ही खूबसूरत सा नावलट आपके लिए हाजिर है, जिसका नाम है एक सितारा मेहरबान। अगर आपको ये नावलट अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर चलते हैं, इसका आगाज़ करते हैं। हमारी दोस्तों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत और ज़हीन लड़की हुआ करती थी सालिहा। वो जो स्टाइल अपना लेती, कॉलेज में सब लड़कियां फॉलो करने लगती। आपके ज़माने में भी लड़कियों में स्टाइल का रिवाज था क्या? थी तो बदतहजीबी, मगर वो उनकी बात काटे बगैर नहीं रह सका। क्यों नहीं था? बल्कि मैं तो कहती हूँ असल फ़ैशन ही उस ज़माने में थे। अपने इक़दार के हिसाब से जिद्दतें की जाती थी। मगरिब की अंधाधुन नक्काली को आज की तरह फ़ैशन का नाम नहीं दिया जाता था। अम्मी थोड़ा सा बुरा मना गई। तुम ये बताओ, मुझे लेकर चलोगे या मैं ख़ुद ही टैक्सी करके चली जाऊँ? ढूंढ ही लूँगी किसी न किसी तरह घर भी। यावर को अपनी मुस्कुराहट दबाना पड़ी। ऐसा गज़ब मत कीजिएगा, मैं कह रहा हूँ ना, आज शाम को ज़रूर चलेंगे इंशाअल्लाह। हफ्ता भर तो तुम्हारी आजकल नहीं निकाल दिया है। सालिहा बेचारी क्या सोचती होगी कि अच्छी दोस्ती निभाई। या तो इतने दिन से उसे कह रही थी कि तुम आओगी तो उसी दिन मिलने आ जाऊंगी, और अब कहाँ इतने दिन गुजर गए। उनकी आवाज़ में अफसुर्दगी घुलने लगी। यावर ने नाश्ता करते हुए ज़रा गौर से उनकी तरफ देखा। वाकई मलूल सी लगी। आज बिल्कुल पक्का वादा है, आप अफसरदा तो मत हो। इसे अपनी कोताही पर अफसोस सा हुआ। अम्मी बेचारी कब किसी बात को कहा करती थी, साबिर व शाकिर, औलाद की खुशी में खुश रहने वाली, बिल्कुल ऐसी जैसी अमूमन अम्मियाँ हुआ करती हैं। उसके ज़रा इल्तफ़ात पर उनकी सारी उदासी दूर होने लगी। नाश्ता तो कर लो अच्छी तरह, पता नहीं सारा दिन कुछ खाने को मिले ना मिले। उन्हें मालूम नहीं क्यों ये वहम सताता था कि घर से बाहर खाने पीने की अशिया ममनू करार दी जा चुकी हैं। यावर को इनकी सादा लोहे पर बड़ा प्यार आता था और अक्सर अपनी लापरवाही पर शर्मिंदगी होती। दोनों बड़े भाइयों के बैरून मुल्क सेटल हो जाने के बाद वही था जिससे वो अपने दिल की बात शेयर करती थी, और वही अगर उनकी नहीं सुन रहा था तो वाकई कितनी बुरी बात थी। तो फिर मैं आज तैयारी रखूँ ना साले का यहाँ चलने की? जिस वक्त वो गाड़ी स्टार्ट कर रहा था तो उन्होंने इस पर दम करने के बाद एक बार फिर तस्दीक चाही। बिल्कुल, और आज मैं ऑफिस से उठूँगा भी जल्दी। उनको इत्मीनान दिलाकर वो ऑफिस चला आया। आज अपनी टेबल पर जमा काम को इसने रोज़ से ज़्यादा जल्दी ख़त्म किया। इस मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते इसे 3रा साल था। वो अपनी मुलाजमत से बड़ी हद तक मुतमईन था, शायद इसलिए भी कि अम्मी मुतमईन थीं। वो उठते बैठते से बावर करवाते कि वो कितना खुशकिस्मत है कि अपने मुल्क में ही एक बाइज़्ज़त नौकरी कर रहा है। परदेश की सऊबतें झेलने से तो बेहतर है कि अपनों के दरमियान रहकर ज़िंदगी गुजारी जाए। अपनायत से बड़ी क्या चीज़ है ज़माने में। ज़रा सा गेट खोलकर बाहर झांकती हूँ तो सामने खेलते बच्चे भी सलाम करते हैं। पिछले से पिछले साल वो दोनों भाइयों के पास कनाडा गई थी और उनके बेहद इसरार के बावजूद बामुश्किल 2 माह वहाँ रह सकी थी। इसके बाद से तो यावर की पाकिस्तान में सकूनत पर उनकी शुक्रगुजारी और भी बढ़ गई थी। ख़ुद वो भी बड़े भाइयों के लाख कहने, ख़ुद अपना दिल चाहने के बावजूद अगर बाहर जाने के बारे में नहीं सोच रहा था तो इसकी वजह भी सिर्फ़ और सिर्फ अम्मी थी।
अगर वो यहाँ खुश और मुतमईन थीं तो इसे कोई हक़ नहीं पहुँचता था कि वो उनके सुकून और इत्मीनान में खलल डाले। एक सब्र आज़मा और मेहनत तलब ज़िंदगी गुजारने के बाद अगर वो महज एक ख्वाहिश करती थी तो इसे वो जी जान से पूरा करना चाहता था। सुबह हालांकि वो इन्हें कहकर गया था, मगर अम्मी को यकीन नहीं था कि वो अपने वादे पर इतना खरा उतरेगा। आ गए तुम इतनी जल्दी? यावर उनके मुतवक्के वक्त से भी पहले आ चुका था और अम्मी अब हकीकतन हैरान थी। आप तैयार हो जाएं, खाना मैं खुद ले लूँगा, वो उन्हें कहता अपने कमरे में गया था। जब फ्रेश होकर वापस आए तो अम्मी खाना गर्म करके लगा चुकी थी। मैंने कहा था कि आप तैयार हो जाएं, तुम खाना खा लो, इतनी देर में कपड़े बदल लूँगी, मेरी तैयारी में कौन सी देर लगती है। यावर ने नोट किया बेहद खुश हैं। इसकी ये छोटी सी फर्मा बरदारी उनके लिए जैसे बहुत कुछ थी। अब्बा के इंतकाल और दोनों भाइयों के बैरून मुल्क सेटल हो जाने के बाद वो बड़ी खामोश सी रहा करती थी, मगर अपनी देरीना सहेली की आमद ने जैसे उन्हें वक्त से बहुत पीछे ला खड़ा किया था। मेरी शादी पर सबसे ज़्यादा सालिहा ही रोई थी। अम्मी के लहजे में बड़ी जज्बातियत भरी खुशी थी। हो सकता है उन्हें अफसोस हो रहा कि उनकी शादी क्यों ना हुई आपसे पहले। ड्राइविंग करते हुए यूं ही ऊट पटांग कहे क्या। अम्मी कभी हंसने लगती, कभी थोड़ा सा बुरा मान जाती। सालिहा से तमीज़ से मिलना, बहुत अरसे बाद देखेगी वो तुम्हें। बेचारी ने बहुत सदमे देखे हैं, बड़ी मुश्किल से औलाद को पाला है। यावर का दिल चाहा कहे ये कौन सी बड़ी बात है, सभी मुश्किल उठा कर पालते हैं, मगर फिर खामोश रहा। साले आंटी से वाकफियत होश संभालने के साथ ही की थी। बचपन में जब वो तीनों भाई गर्मियों की छुट्टियों में अपनी ननिहाल जाया करते थे तो वहाँ मिलने वाले अनगिनत मेहरबान चेहरों में से एक चेहरा सालिहा आंटी का भी होता था। कभी कभी उनके साथ उनकी दो छोटी छोटी बेटियां भी होती थीं, वरना ज़्यादातर वो अकेली ही आती थीं। उनका घर नानी के घर के बिल्कुल करीब था, और उसने एक आध बार शायद जब अम्मी से पूछा भी था कि सालिहा आंटी अपनी अम्मी के साथ क्यों रहती हैं, अम्मी ने क्या जवाब दिया था वो तो याद नहीं रहा। मगर वक्त के साथ जब सालिहा आंटी का जिक्र मद्धम पड़ चुका था तब तक इसकी समझ में ये बात आ चुकी थी कि सालिहा आंटी को उनके शौहर शादी के बिल्कुल इब्तदाई सालों में छोड़ चुके थे, इसलिए वो अपने अम्मी अब्बा के घर वापस आ चुकी थीं। बीच में एक लंबा अरसा गुजरा जिसमें ज़िंदगी ने कितने ही रंग बदले। मोहब्बत करने वाले नाना नानी रुखसत हुए। जान छिड़कने वाले मामू इस ऊंची छतों वाले धूप भरे घर को बेचकर बड़े शहरों की तरफ रुख कर गए, फिर वहाँ से और आगे दूसरे ममालिक की तरफ। नानी का घर एक ख्वाब हुआ। इसे अम्मी पर यूँ भी तो रहम नहीं आता था। वैसे कमाल है, सालिहा आंटी ने इतने साल बाद आपको ढूंढ ही लिया। इसने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाकर इत्मीनान किया कि वो सही जगह आ पहुंचा है। असल में हमारे घर का पता तो वही रहा ना। सालिहा ने इस पर मुझे ख़त लिखकर अपना फ़ोन नंबर भेजा था। पिछले महीने अम्मी ने कई बार अपनी सहेली की दानिशमंदी को सराहा था। मिलवाने वाली तो कुदरत है। सालिहा का ट्रांसफ़र ना यहाँ होता और ना ही इसे में याद आती। सामने रिहायशी मकानों की लाइन थी। दिए गए पते के मुताबिक सालिहा आंटी यहीं किसी घर में अपने किसी अजीज़ के यहाँ मुकीम थी। यावर ने गाड़ी सड़क के किनारे आहिस्ता करके मकान का नंबर चेक किया, फिर आगे बढ़ गया। अब वही ट्रंक का जंग खोलदा गेट नीमवा था। यावर ने बैरूनी दीवार के साथ गाड़ी पार्क की और नीचे उतर आया। काशाना फरहत गेट के साथ लगे पत्थर पर नुमाया अल्फाज में कंदा था। बिल्कुल यही बताया था सालिहा ने। अम्मी को सबसे अहम निशानी मिल जाने पर फितरी से खुशी हुई। गो के गेट खुला हुआ था, मगर इत्तलाई बैल बजाना ज़रूरी था। यावर ने बैल पर उंगली रखते हुए घर पर एक तारफी निगाह डाली। पुराना बना हुआ 2 मंजिला घर था, जिसकी हालत बताती थी कि इस पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी गई। बाहर की तरफ खुलती बालकनियों में फालतू सामान अटा पड़ा था। कार्टन, टूटी हुई साइकिलें, पुरानी अलमारी और भी पता नहीं क्या क्या। एक बेसाख्ता सी मुस्कुराहट यावर के लबों पर आई। ऐसे घरों के मकीन या तो इंतहाई रूखे, बेहिस और ठुस किस्म के निकलते हैं, या फिर हद दर्जा लाउबाली और खुश मिजाज। अपने गर्दो पेश में फैली बेतरतीबी से उनकी लाताल्लुकी अलबत्ता वैसी ही होती है। ये इसका अपना तज्जिया था। मुमकिन है गलत होता। सामने गेट को पूरा वाह किए 10-12 साल का बच्चा खड़ा था। सालिहा आंटी से मिलना है, वो घर पर हैं? यावर आदतन ही मुस्कुरा दिया था। सामने खड़े बच्चे ने कोई खुशगवार असर नहीं लिया। सालिया फुप्पो को पूछ रहे हैं? एक तरफ मुंह करके इसने न जाने किसको इत्तला दी। इशारा पाकर उन्हें अंदर आने की इजाज़त दी। यावर ने अम्मी को आगे किया। खुले से सहन के आगे लंबा सा बरामदा था।
जिसके सिरे पर एक गोल कमरा बाहर की तरफ घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जिसकी खिड़की से लगा खड़ा कोई इन्हें ही देख रहा था। यावर की निगाह सीधी इसी तरफ गई। शायद इसके देखने पर ही अगले लम्हे खिड़की खाली थी। सहन में एक तरफ एक दरमियानी उम्र की खातून रस्सी पर कपड़े फैला रही थी। इन लोगों को आते देखा, एक उचटती सी निगाह डाली, फिर पीठ मोड़कर अपने काम में मशगूल हो गई। यावर ने गहरी सांस ली। घर के मकीन इसके तज्ज़िये के मुताबिक पहले ग्रुप में आते थे, बेहिस, रूखे। इधर चली जाएं। वो बच्चा जो मीरे कारवां बना उन्हें यहाँ तक लाया था, गोल कमरे में जाती सीढ़ियों की तरफ इशारा करके वापस भाग गया। अम्मी को लेकर जब वो बरामदे में आया तो सालिहा आंटी वहीं से नज़र आ गईं। खुले हुए दरवाजे के बिल्कुल सामने कुर्सी पर बैठी थीं। यावर ने इन्हें बहुत साल बाद देखा था, मगर उन्हें देखते ही पहचान किया। अम्मी पर नज़र पड़ते ही वो एक झटके से उठी और लपक कर उनके गले आ लगी। ये मंजर हस्बे तवक्को बड़ा जज्बाती था। यावर ने अपनी तवज्जो जानबूझकर इस तरफ से हटाई। तभी से पता चला कि कमरे में इन तीनों के अलावा कोई और भी है। बाहर निकलने वाली खिड़की से ज़रा हटकर कमरे के नीम रोशन हिस्से में शायद वही थी जिसे इसने भी चंद मिनट पहले खिड़की में खड़ा देखा था। इस वक्त भी इससे नज़र मिलते ही इसने अपनी पिछली हरकत को दोहराया और जल्दी से थोड़ा सा मोड़ खिड़की का पर्दा ठीक करने लगी। दुबली पतली आम से नकोश वाली लड़की, जिसे सरसरी तौर पर देखने में चेहरे पर सिर्फ आंखें ही आंखें दिखाई देती थीं। सच्ची बात है, खासी हवन्नक से लगी थी, और वो कोई ऐसा नज़रबाज किस्म का था भी नहीं। सो वापिस इसी जज्बाती मंजर की तरफ आ गया जो भी इख्तिताम पजीर था। मुझे तो अब तुम्हारे आने की उम्मीद भी बाकी नहीं रही थी। इतने दिन तक इंतज़ार, साले आंटी घुटी घुटी आवाज़ में कह रही थी, और अम्मी जवाबन यावर की कोताही को मोड़ते इल्ज़ाम ठहरा रही थी। ये यावर है, कितना बदल गया, मैं तो पहचान ही नहीं सकी। साले आंटी को अब कहीं जाकर यावर पर प्यार आया। और मदीहा को देखा तुमने? उनके कहते ही वो सुकड़ी सिमटी सी लड़की इस गोशे से निकल कर अम्मी के सामने आ खड़ी हुई। एमए कर चुकी है इकनॉमिक्स में, अब जॉब की तलाश है। सच पूछो तो इसीलिए मैंने यहाँ का ट्रांसफ़र रुकवाने की कोशिश भी नहीं की कि यहाँ मदीहा को अच्छी जॉब मिलने का ज़्यादा इम्कान है। सालिहा आंटी कम वक्त में सारी मालूमात दूसरों को पहुँचाने पर यकीन रखती थी। सो चंद मिनट में ही सारा हदूद अरबा समझ में आ चुका था। ये सालिहा आंटी की छोटी बेटी मदीहा थी। बड़ी वाली मलीहा को चंद साल पहले ब्याह चुकी थी और वो चैन व आफियत के साथ रावलपिंडी में मुकीम थी। तीनों ख़वातीन कमरे में बिछी मसहरी पर और कमरे में मौजूद अकलौती कुर्सी पर विराजमान हो चुके थे। इसे इस हवन्नक सी लड़की पर मालूम नहीं क्यों इतना प्यार आ रहा था। बार बार इसे गले लगा रही थी। यावर यूं ही इधर उधर देखने लगा। कमरे में कोई जगह खाली नहीं थी। दीवार के साथ 2 अलमारियां और उनके ऊपर भी न जाने क्या क्या रखा था। दूसरी तरफ ऊपर नीचे कई बड़े छोटे संदूक रखे थे। एक तरफ मेज़ पर किताबों का ढेर था। शायद इस घर में सामान ही बहुत ज़्यादा था। बहरहाल यह स्टोर नुमा कमरा सालिहा आंटी की जाए रिहाइश थी। मैं तो पूरी कोशिश करूँगी कि कॉलेज में ही रिहाइश का इंतज़ाम हो जाए, मगर तुम्हें तो पता है आजकल एक दफ़ा जो जिस जगह जमकर बैठ जाए वह मुश्किल ही दूसरे के लिए जगह खाली करता है। अब बड़े नॉर्मल अंदाज में गुफ्तगू हो रही थी। सालिहा आंटी तेज़ लहजे में बातें करने की आदी थी और उनकी जिस खुश लिबासी की अम्मी इतनी तारीफ़ करती थी, अभी भी इसकी किसी हद तक झलक उनकी शख्सियत में महसूस हो रही थी। उनके बाल खूबसूरत रंग में रंगे हुए थे और इस रेलवे प्लेटफार्म का सा मंज़र पेश करने वाले कमरे में बैठी वो सारे पस मंज़र से ज़रा भी मैच नहीं कर रही थी। यावर को मदीहा के मुकाबले में खासी बेहतर महसूस हो रही थी। अभी तक वो ढंग से उसकी आवाज़ तक नहीं सुन सका था। यूं ही ज़ेरे लब मिन मिन करते वो अम्मी की बातों का जवाब दे रही थी। इसके तो कोई एक लफ्ज़ जो पल्ले पड़ा हो। यहाँ बैठकर फजूल वक्त ज़ाया करने से बेहतर था थोड़ी देर बाद आकर अम्मी को ले जाए। यही सोच कर उठने को हुआ तो सालिहा आंटी ने सख्ती से मना कर दिया। कोई ज़रूरत नहीं है, इतने अरसे बाद तो देखा है तुम्हें मदीहा। वो इसे कहते कहते बेटी की तरफ मुखातिब हुई। जाओ ज़रा चाय बना कर लाओ। बजाय फ़ौरन उठ जाने के इसने पहलू बदला और अम्मी से कोई बात शुरू कर दी। यावर ने नोट किया कि इसके बाद भी सालिहा आंटी ने 1-2 बार इसे और चाय के लिए कहा। वह हूँ हाँ ही किए जा रही थी। शायद वो आदतन काम चोर थी और सुस्त भी। जब आखिरकार वो उठ ही रही थी तो वही बच्चा जो इन्हें यहाँ तक पहुँचा कर गया था एक ट्रे में चाय छलकाती प्यालियाँ लेकर चला आया।
बिना कोई लफ्ज़ कहे इसने ट्रे सालिहा आंटी को पकड़ाई, खुद वापस भाग गया। सारी ट्रे में चाय गिरी हुई थी और घर वालों ने इन कतई गैर मुतालिक मेहमानों की इससे ज़्यादा मदारत ज़रूरी नहीं समझी थी। मैं तुम लोगों के लिए कुछ मंगवाती हूँ। सालिहा आंटी शर्मिंदा सी होकर उठने लगी। अम्मी ने उन्हें हाथ पकड़कर वापस बिठा लिया। इतना कुछ लेकर आई थी मैं, सोहन हलवा, केक, निमको और भी न जाने क्या क्या। भाभी को शायद याद नहीं रहा। वो बार बार कहती रही, मगर मदीहा का चेहरा बिल्कुल बेतासुर था। ये घर जहाँ वो लोग ठहरी हुई थी सालिहा आंटी के फुप्पीज़ाद भाई का था और बकौल उनके वो लोग बहुत ख्याल करने वाले थे। मगर इस मेहमान खाने को देखकर थोड़ी ही देर में घर वालों की सर्द मिजाजी भांप कर कोई अच्छा तासुर कायम नहीं हो रहा था। यावर सख्त बोर हो चुका था। अम्मी की खुशी की खातिर वो बैठने पर मजबूर था। सालिहा आंटी मुस्तकिल बोल रही थी कैसे उन्होंने इतने साल कॉलेज की जॉब, बच्चियों की परवरिश, तालीम की जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम दिया। सारी ज़िंदगी अकेले गुजारी। मजाल है जो ज़रा किसी खौफ को करीब आने दिया हो। 10 मर्दों से ज़्यादा हिम्मत है। मलीहा की शादी का एक एक काम खुद खड़े होकर किया। आज भी मलीहा के ससुराल वाले मेरे गुण गाते हैं। उनकी तकरीबन हर बात मैं से शुरू होकर मैं पर ही ख़त्म हो रही थी। अम्मी बेहद मुतासिर दिखाई दे रही थी। यावर ने कई बार उन्हें आंसू साफ करते देखा। वो तबीयतन बेहद नर्म दिल थी। टीवी ड्रामों के ट्रेजिडी सीन पर आंसू बहाने के लिए फौरी तैयार रहती थी। यहाँ तो मामला उनकी बरसों की बिछड़ी हुई सहेली का था। आप वहाँ अकेली रहती थी सालिहा आंटी? मेरा मतलब है घर आपका ही था ना? यावर अपनी उकताहट मिटाने के लिए पूछने लगा। अकेली? हाँ, अकेली ही समझो। पहले तो वहीं रहती थी अपने अब्बा के घर, वही तुम्हारी नानी वाला मोहल्ला। वो बात करते हुए ज़रा हंस कर उसे देखने लगी। यावर ने जल्दी से इस बात में सर हिला दिया। फिर जब वो घर बिक गया तो हमारे एक मामू थे, उनके यहाँ एक कमरा ले लिया। मैं तो जाना नहीं चाह रही थी मगर वही ज़बरदस्ती ले गए। 14 साल उनके साथ रही, बस सिर्फ कमरे की हद तक, बाकी सारा खर्चा खुद ही उठाया हमेशा। उनके लहजे में फिर वही फ़ख्र उमड़ने लगा। यावर को वो थोड़ी सी एहसान फरामोश लगी। यानी जिन रिश्तेदारों ने उन्हें इतने साल अपने घर का हिस्सा बनाकर रखा, उनके लिए तशक्कुर के दो अल्फाज नहीं। वापसी पर इसने अम्मी से ये बात कह भी दी। कुछ खुद गर्ज और ख़ुद पसंद किस्म की खातून लगी मुझे आपकी सहेली। सिर्फ अपनी बात करती हैं, दूसरे का तो रस्मी तौर पर भी एहसान नहीं मानती। रिश्तेदारों ने कौन सा अच्छा सलूक किया है इसके साथ। अब वो बेचारी नहीं कहती। अब देख लो, यहाँ भी हम कितनी देर बैठे रहे, मगर जब चल रहे थे तब मदीहा से कहलवाने के बाद खातून खाना तशरीफ़ लाईं। रिश्तेदार बस ऐसे ही होते हैं। अम्मी अपनी सहेली से कोई बदगुमानी पालने के लिए तैयार नहीं थी। उसने भी अपने ख्याल पर जोर नहीं दिया और इसे लेना देना ही क्या था सालिहा आंटी से। आइंदा जब कभी उनका दिल चाहेगा तो वो इन्हें वहाँ छोड़ आएगा और फिर ले भी आएगा। रुकने की हिमाकत हरगिज़ नहीं करेगा। ये फ़ैसला इसने वहीं बैठे बैठे किया था, मगर अगले चंद हफ्तों में इसे ये भी जहमत नहीं उठानी पड़ी। सालिहा आंटी खुद ही मदीहा को लेकर उनके घर के 2-3 चक्कर लगा गई। एक बार तो अम्मी ने बाकायदा उनकी दावत की थी। इसके बाद तो उन्हें किसी बाज़ाब्ता तकल्लुफ़ की ज़रूरत ही नहीं रही। जब भी उनका दिल चाहता आ जाती। बहुत जल्द वो यहाँ के रास्तों से वाकिफ़ होने लगी थी। मदीहा हर बार उनके साथ होती थी। यावर से सामना होता तो थोड़ी बहुत बातचीत भी हो जाती। हर बार कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर होती कि इसका पहला तासुर उनके बारे में कायम हुआ था और भी गहरा होने लगता। पिछली बार उन्होंने अम्मी से 5,000 उधार भी लिए। वाकई ख़ासी खुदगर्ज़ किस्म की खातून थी। इनको लोगों से अपना मतलब निकालना खूब आता था। जब भी आती खाना खाए बगैर न जाती, बल्कि वो आती ही ऐसे वक्त थी जब खाने का वक्त करीब होता। अम्मी का बस नहीं चलता था अपनी सहेली की खातिर मदारत में क्या कुछ ना कर डालें। एक दिन वो इत्तफाक से घर पर था तो उन्हें किचन में एक साथ 3 चूल्हों पर कुछ ना कुछ पकाता देखकर चिढ़ सा गया। ये क्या तरीका बना लिया है आपकी दोस्त ने? हर तीसरे चौथे दिन आने लगी हैं और आप तो ऐसे एहतमाम करती हैं जैसे मुद्दत बाद दावत कर रही हूँ। कैसी तंगदिली की बातें करने लगे हो? अम्मी ने शाह की निगाहों से इसे देखा। तुम्हारे अब्बा जब हयात थे एक एक वक्त पर कितने मेहमान रहा करते थे। वो तो किसी दिन कोई मेहमान नहीं होता था तो कितने उदास लगा करते थे। अब्बा की मेहमान नवाजी दोस्तों अजीज़ों में मिसाल के तौर पर मशहूर थी। उनके हवाले पर थोड़ा सा शर्मिंदा तो हुआ, इजहार नहीं किया।
तो खाली सालिहा आंटी ही क्यों, ताई अम्मा की दावत कर लिया करें। वो बेचारी तो। वो शरारतन बात दरमियान में छोड़कर मुस्कुराने लगा। अम्मी इसका इशारा समझकर खुद भी हंसती। अगर तुम्हारा दिल चाह रहा है तो ज़रूर कर दूँगी। खाली तुम्हारी ताई अम्मा की या रिमशा को भी बुलाना है? आपकी मर्ज़ी है भाई। दानिस्तान जान बना। कल रात बाबर फिर इसरार कर रहा था कि मुझे तुम्हारी ताई अम्मी से बात कर लेनी चाहिए। नाज शायद इस पर जोर दे रही है, मगर मैं थोड़ा सोचना चाहती हूँ। अम्मी चूल्हे की आँच आहिस्ता करके इसकी तरफ मुड़ी। यावर ने महसूस किया कि वो बहुत रंजीदा हो रही हैं, सो खुद भी कुछ खामोश सा होकर उन्हें देखने लगा। बज़ाहिर कोई ख़राबी नहीं है इस रिश्ते में, बल्कि अच्छा है कि दोनों बहनों में हमेशा इत्तेफाक रहेगा, तो तुम भाइयों में भी मोहब्बत बरकरार रह जाएगी। अब तो ऐसी ही उम्मीद लगानी पड़ती है। एक हल्की सी चुपती हुई कैफियत उनके लहजे में दर आई, जिसका मतलब मायने समझना मुश्किल नहीं था। रमशा नाज भाभी की बहन थी और ताई अम्मी की सबसे छोटी बेटी, और पिछले 7-8 माह से बाबर भाई मुस्तकिल ये जिक्र छेड़े हुए थे। बकौल उनके, ये उनका अपना ज़ाती आइडिया था। पसे पर्दा किसी की हदायत शामिल नहीं थी। वो इस रिश्ते को यावर की ऐन खुशकिस्मती करार देते थे। रिमशा भी अपनी ही बच्ची है, मगर बस एक ही खौफ खाए जाता है कि क्या खौफ खा रहा है, मुझसे कोई जिक्र भी नहीं किया तुमने। सालिया आंटी अम्मी की बात काटते हुए अंदर दाखिल हुई और बड़ी फिक्रमंदी से इन दोनों को देखने लगी। यावर को उनका यही बेतुकापन जहर लगता था। भला किसी की ज़ाती बातों में यूँ दखल देना बदतहजीबी नहीं तो और क्या है। कोई बात नहीं, बस ऐसे ही यावर से कुछ बात कर रही थी। अम्मी सादगी से टालने लगी, मगर वो जिस तरह दबाव डालकर बात करती थी, यावर को यकीन था अगले चंद मिनटों में अम्मी से सारा किस्सा उगलवा लेंगे। झुंझलाकर बाहर चला गया। सामने लाउंज में मदीहा टीवी पर निगाहें जमाए बैठी थी। कोई ड्रामा आ रहा था और आवाज़ इतनी हल्की थी कि समझना मुश्किल था। फिर भी वो इतने इंहमाक से देख रही थी कि इसको यावर के वहाँ खड़े होने का भी एहसास नहीं हुआ। दोनों माँ बेटी पर बड़ा ही तजाद भरा खपतीपन तारी रहता था, और अब पता नहीं कितने अरसे तक इन्हें झेलना था। बग़ैर आवाज़ के भी आप सारा ड्रामा समझ जाती हैं। कमाल की बात है। बजाय सीधा अंदर जाने के वो मारे कोफ्त के वहीं सामने वाले सोफ़े पर आ बैठा। फौरी तौर पर तो मदीहा के समझ में नहीं आ सका कि वो कह क्या रहा है। मुझसे कुछ कह रहे हैं? इसकी खाली और जहनी पर खौलते हुए मजबूरन बात को दोहराना पड़ा। मैं टीवी तो नहीं देख रही। निगाहें तो आपकी वहीं जमी थीं। वो इसे ज़िच करने पर उतर आया था। मगर इसका ये मतलब कैसे हुआ कि मैं वाकई देख भी रही हूँ? मदीहा की आवाज़ हल्की, लहजा साफ और वाज़ेह था, और इस वक्त वो बिल्कुल भी मिन मिन करने वाली लड़की नहीं लग रही थी। आंखें खुली हों तो यही समझा जाता है आमतौर पर। इसका पुरएतमाद लहजा खुद अपना मुँह चिढ़ाता हुआ महसूस होने लगा, तो वो और भी तंजिया टोन पर आ गया। मदीहा हल्के से मुस्कुराती। कुछ देखने के लिए आंखों का खुला होना शर्त नहीं, मगर रहने दें, आप नहीं समझेंगे। इसकी निगाह में वैसा ही तासुर था जैसे क्लास के सबसे नालायक बच्चे को देखकर टीचर की निगाह में उतरता है। आजकल लड़कियां फ़लसफ़ा बोलने की बहुत कोशिश करने लगी हैं। ये भी कोई दूसरों को मुतासिर करने का तरीका है शायद। किसी भी खिसियाए हुए शख्स की तरह मज़ीद बदलिहाज होने लगा। बजाय बुरा मनाने के इस बार मदीहा हंस पड़ी। मुझे लगता है जो बात आपकी समझ में नहीं आती, इसे आप फ़लसफ़ा कहकर टाल देते हैं ताकि आप मुतासिर होने से बच जाएं। इसकी मुस्कुराहट में दबी दबी सी शरारत थी, और वह अब साफ साफ इसका मजाक उड़ा रही थी। पता नहीं मैं यहाँ आकर बैठा ही क्यों था। इसे खुद पे गुस्सा आया। मदीहा दोबारा इसे इंहमाक से टीवी पर निगाहें जमा कर बैठी थी। बातचीत के इस तसलसल को इसने अपनी तरफ से जारी रखने की एक बार भी कोशिश नहीं की थी। अगर वह अम्मी की देरीना सहेली की बेटी ना होती तो वह जहालत के इस ताने का बहुत ठीक ठाक जवाब दे सकता था। शायद खुद को ही तसल्ली दे रहा था। सामने किचन में अम्मी और सालेहा आंटी दिखाई दे रही थी। सालेहा आंटी ने पता नहीं क्या किस्सा छेड़ा हुआ था, जो अम्मी मुस्तकिल हंसे जा रही थी। बहुत अरसे से वो तन्हाई का शिकार थी और उनका हंसना बोलना बेहद मुख्तसर होता जा रहा था। अभी ने इतना खुश देखना यावर को बेहद अच्छा लग रहा था। इस वक्त भी मदीहा की बख्शी हुई कोफ्त अम्मी की मुस्कुराहट में कम होने लगी। ईमानदारी की बात थी कि सालिया आंटी अम्मी के लिए बेहद खुशी का सबब बनी हुई थी। जैसे भी हो, मैं इन माँ बेटी को माँ की खातिर बर्दाश्त कर सकता हूँ। इसने बेहद फर्मा बरदार बेटा बनकर पक्का इरादा करना चाहा, शायद मुश्किल ही था। मदीहा, मदीहा, सालिया आंटी किचन के दरवाजे में खड़ी से पुकार रही थी। अगर कुछ
आकर कुछ खाला की मदद कर दो। ये क्या टीवी के सामने जम गई? यावर बैठा है, इसके लिए चाय ही बना दो। उनकी आवाज़ से गर्ज़मंदाना चापलूसी टपक रही थी। मदीहा जी अम्मी कहती हुई उठी और सीधी किचन की तरफ चली गई। वो नहीं नहीं करता रह क्या? सालिहा आंटी बजीद रहीं। बहुत अच्छी चाय बनाती है मदीहा, एक बार पियोगे तो किसी और के हाथ की चाय अच्छी ही नहीं लगेगी। ज़रा ढंग के लड़के को देखकर घेरने वाली मखसूस जहनियत। सालिहा आंटी जैसी खातून से इसके अलावा तवक्को भी क्या की जा सकती थी? इसको वो आला मियार की चाय पीने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, जिसके बाद वो किसी इबरतनाक सूरत हाल से दो चार हो सकता था। सो जलता भुनता अपने कमरे में चलाया। अम्मी से एक बार खाने के लिए बुलाने आई, मगर वो दिल ना चाहने का बहाना करके लेटा रहा। उन्होंने भी इसरार नहीं किया, जल्दी में थी, फ़ौरन ही वापस चली गई। हालांकि पहले आकर वो ज़रा सा भी मना करता था तो वो 10 दफ़ा इसरार करती थी और सवाल ही पैदा नहीं होता था कि इसे वक्त पर खाना खिलाए बगैर उन्हें तसल्ली होती। अपनी अहमियत घटने का ही नुकसान भी इसने बिला तवक्कुफ़ सालिहा आंटी के खाते में ही दर्ज किया। आज की छुट्टी यूं ही कुटते रहने में ज़ाया हुई। शाम ढल रही थी जिस वक्त अम्मी दोबारा इसके कमरे में आई। ठंड काफ़ी हो रही है, सालिहा के घुटनों में दर्द भी रहता है, तुम जाकर उसे गाड़ी में छोड़ कर आओ। मेरा मूड नहीं हो रहा। सारे में तो घूमती हैं, सर्दी ने क्या कहती है, चली जाएंगी। इसने बड़ी बेतनाई से साफ इनकार कर दिया। अम्मी चंद लम्हे खामोशी से इसकी शक्ल देखेगी, फिर बिना कुछ कहे वापस चली गई। लाउंज में चहल पहल के असरात कमरे में वाज़ेह तौर पर महसूस होते थे। इसे भी अंदाज़ा हो रहा था कि वो लोग अब रुखसत हो रही हैं। कमरे की एक खिड़की बाहर की तरफ खुलती थी। यावर ने ज़रा सा पर्दा हटाकर देखा, दोनों माँ बेटी से गेट की तरफ जाती दिखाई थी। सालिहा आंटी ने बड़ी सी गर्म शाल अच्छी तरह लपेट कर ओढ़ी हुई थी, और ये शाल, इसके जहन में झमाका सा हुआ। ये शाल वो तो नहीं थी जो सालिहा आंटी पहन कर आई थी। आप वाइट कलर की सादा सी शाल ओढ़े हुए थी और ये गहरे कलर की खूबसूरत कीमती लग रही थी। दोनों भाभियाँ जब भी पाकिस्तान आती अम्मी को ढेरों शॉपिंग करके दे जाती। इसके होंठ बेसाख्ता भींचने लगे। अम्मी इन्हें रुखसत करके वापस आई तो वो लाउंज में खड़ा था। आपने अपनी शॉल सालिहा आंटी को क्यों दी? अम्मी ने बड़ी हैरत से उसे देखा। तुमसे मतलब? और ये तुम जाहिल औरतों की तरह इस कदर तेरी मेरी क्यों करने लगे हो? बहुत दिनों बाद वो इस पर खफा होने लगी, मगर वो बुरा माने बगैर उन्हें समझाया गया। आप बहुत सीधी हैं, सालिहा आंटी आपको साफ बेवकूफ़ बना रही हैं। कितना फ़ायदा हर बार वो आपसे उठा लेती हैं। अब ये शॉल भी हज़ारों की होगी जो नाज भाभी ने आपको ला कर दी होगी, और आपने थमा दी उन्हें। मैंने ज़बरदस्ती उड़ाई है सालिहा को। सर्दी किस गज़ब की है बाहर, और अपनी भाभियों का एहसानात मत जिताओ। उन्हें आता ही क्या है, इसके अलावा सारे फ़र्ज़ पूरे कर देती हैं हर 2 साल बाद आकर। अम्मी खिलाफ़ी आदत बेहद तल्ख हो रही थी, वरना आमतौर पर वो समंदर पार बसे हुए बेटे बहू से किसी शिकवा शिकायत का सिलसिला नहीं रखती थी। ये सब सालिहा आंटी का ही किया धरा था। यकीनन वही अम्मी को इन सब के ख़िलाफ़ भड़का रही थी। यावर को पुख्ता यकीन हो रहा था। और वो 5,000 जो पिछली बार आपसे लेकर गई थी, किसी मजबूरी का बहाना बनाकर, इसका क्या हुआ? ये लो। अम्मी ने साइड टेबल पर रखा अपना पर्स उठाया और इसमें से एक छोटा सा लिफाफा निकाल कर इसकी तरफ बढ़ा दिया। यही देने आई थी वो, मैं तो लेना भी नहीं चाहती थी। इतनी छोटी रकम वापस, मगर वो ज़बरदस्ती मेरे पर्स में रख गई। अच्छा ही हुआ, वरना मुझे इस वक्त तुम्हारे सामने और भी शर्मिंदा होना पड़ता। वो अब रंजीदा हो रही थी। साफ लग रहा था कि उन्हें यावर की तरफ से बेहद मायूसी हुई है। दुनिया बहुत चालाक हो चुकी है, आपको लोगों की समझ नहीं है अम्मी। मैं नहीं चाहता कि आप आसानी से बेवकूफ़ बन जाएं। वो इन्हें दुखी नहीं करना चाहता था, सो इनके कंधे पर हाथ रखकर नरमी से कहने लगा, अब इस उम्र में क्या हम तुमसे अकल सीखेंगे? हमें हमारे हाल पर छोड़ दो, मेहरबानी होगी। वो कंधे से इसका हाथ हटाती किचन की तरफ चली गई। यावर को पता था वो इससे ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रहेंगी। फिर भी इसे अफसोस था कि वो इन्हें रंज पहुंचा रहा है, मगर उन्हें समझाने का कोई और तरीका भी इसके समझ में नहीं आ रहा था। अपने रवैये की माजरत उसने अम्मी से रात ही को कर ली थी, फिर भी इसे अफसोस सा होता रहा। अम्मी बहुत सादा दिल थी, सबकी खुशी में खुश रहने वाली। यावर को याद करने पर भी नहीं याद आता था कि घर में उन्होंने कभी भी किसी मौके पर कोई अपनी मर्ज़ी चलाई हो या कोई इशू खड़ा किया हो। दोनों भाइयों ने अपनी अपनी पसंद से शादी की। वह बखुशी इनके फ़ैसले को कबूल करके दोनों ने मुल्क से बाहर रहने को तरजीह दी।
अम्मी उदास तो बेशक थीं, मगर कभी जो इन्हें ये कहा हो कि वो ऐसा ना करें। अब अगर बहुत सालों बाद इन्हें सालिहा आंटी के रूप में कोई दोस्त मुयस्सर आया है तो वो इतनी खुश हैं कि अपने साथ होने वाली चालाकियों पर तवज्जो भी देने को तैयार नहीं। और शायद अम्मी की खुशी की खातिर वो अब इन छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करने के लिए तैयार हो जाता। मगर कुछ ना कुछ ऐसा होता ही जा रहा था जो इसे पिन की तरह चुभ रहा था। सबसे ज़्यादा बुरा इसे जब लगता जब सालिहा आंटी उन्हीं के घर में बैठकर दोनों भाइयों, उनकी बीवियों की नालायकी पर तबसरा फरमाती। उनका ख्याल था कि दोनों की अक्लें बीवियों ने खप्त करके रखती और वह अब इन्हीं की आंखों से देखते और उन्हीं की ज़ुबान बोलते हैं। अम्मी पर उनकी बातों का कुछ ना कुछ असर पड़ना तो फितरी सी बात थी। यावर ने महसूस किया कुछ दिनों से अम्मी ने भाभियों से तफसीली बात करना भी छोड़ दी थी। यूं ही सरसरी दो चार बातें करके फ़ोन इसे पकड़ा देती थी। ऑफिस में यूं तो सबसे दोस्ती थी, मगर अजहर की बात अलग थी। वो ज़माना तालिब इल्मी से साथ था और इस फर्म में जॉब भी दोनों ने साथ ही ज्वाइन की थी। सालिया आंटी की यावर की ज़िंदगी में एंट्री इस स्केल में पहले दिन से थी और बाद के दिनों में उनकी बख्शी हुई टेंशन भी इसे पता चल चुकी थी। मेरी माँ जल्द से जल्द अपने लिए कोई फ़ैसला कर ले। मुझे तो डर है कि ये खातून आंटी को अपनी मुट्ठी में लेकर कहीं अपनी बेटी तेरे सर न मंडते। आसार तो यही बता रहे। आजकल वो मुस्तकिल बदशगुनी की बातें कर रहा था। यावर की सालिया आंटी और मदीहा से चिढ़ बढ़ती जा रही थी। अजहर के ख्याल में बाबर भाई का मशवरा बेहतरीन था। अच्छा है तुम तीनों भाई एक जगह सेटल हो जाओगे। नाज भाभी की बहन है, तुम भाइयों के ताल्लुकात भी अच्छे रहेंगे। अजहर ने भी अम्मी वाली बात नादानिस्तगी में दोहराई तो यावर थोड़ा सा उलझ कर इसकी तरफ देखने लगा। क्या भाइयों के दरमियान भी अच्छे ताल्लुकात अब मशरूत होने लगे हैं यार? ये तो बड़ी कुदरती सी मोहब्बत नहीं होती? पता नहीं। अथर लापरवाही से हंस दिया। जो कुछ इर्द गिर्द देख रहे हैं इसके बाद तो बहुत सी बातों पर से यकीन उठता जा रहा है। उस रोज़ थोड़ी सी फुर्सत मिली तो बहुत दिन बाद ताई अम्मी के घर चला आया। रमशा सामने ही नज़र आके शायद कहीं जा रही थी। सलीके से किया हुआ मेकअप, स्ट्रेट से बाल इसे थोड़ा सा ख़ास तो बनाई रखता था। सूरत शक्ल खुदा की बनाई सही, ख़ुद को थोड़ा सा काबिल तवज्जो बना लेना एक इजाफी खूबी तो होती ही है। रमशा में यह खूबी निस्बतन काफ़ी ज़्यादा थी। कहीं जा रही हो क्या? वो फ़ौरन पूछ बैठा। नहीं तो। अच्छा, लग तो ऐसे ही रहा है। वो मुस्कुराया। मैं हमेशा ऐसे ही रहती हूँ। रमशा का लहजा फ़ख्रिया था। क्या मतलब? 24 घंटे मेकअप? यावर कोई मुस्तकिल मिजाजी अजीब सी लगी। ताई वहीं मौजूद थी। लाउंज का एक मखसूस सोफ़ा था जहाँ वो बेशतर वक्त गुजारती थी। अपने भारी भरकम वजूद की वजह से ज़्यादा चलने फिरने से परहेज़ करती थी और एक जगह बैठे बैठे मुलाजमीन की निगरानी का काम सरअंजाम दे लेती थी। यावर की बात सुनकर हंसने लगी। रमशा का तो सारे ख़ानदान में मशहूर है, छोटी सी थी, सारा दिन शीशे के सामने से हटती नहीं थी। बड़ी जल्दी मेकअप करना सीख लिया था। तैयार होकर पर्स लटकाए घूमा करती थी सारा दिन। बड़ी हुई आदत और भी पुख्ता हो गई। अम्मी, रमशा ने एहतजाजी निगाहों से उनकी तरफ देखा। बचपन तो दूर की बात, अभी कुछ साल पहले तक भी इसे एहसास था कि वह खासी कार्टून बनी रहती थी। ढंग से मेकअप करना तो अभी चंद साल पहले ही से आया था। ताई मुलाजमा को इसकी तवाज़ो के लिए कुछ लाने का ऑर्डर करने लगी। अब रात के खाने से पहले नहीं जाने दूंगी। रिश्ते की जो बातचीत असल में उन्हीं के अम्मा पर शुरू की गई थी, इसे लेकर वो यावर के साथ ज़रा खसूसी बर्ताव कर रही थी। चची को भी लेकर आना था ना? ये क्या खुद ही आ गए? रमशा बड़ी मोहब्बत से अम्मी का पूछ रही थी। अपने और यावर के दरमियान चलने वाले किस्से से वो बड़ा जाना बोझा सा तजाहिल बरत रही थी। इसकी अम्मी का तो दिल ही नहीं चाहता हमारे घर आने को। हालांकि मैं रोज़ाना फ़ोन करती हूँ खैरियत पूछने के लिए और कहती भी हूँ कि सारा दिन घर में अकेले पड़े रहने के बजाय यहीं आ जाया करें। ताई के टेलीफोनिक सिलसिले और इसरार का तो खैर वो ख़ुद भी गवाह था, मगर अम्मी ने कभी भी उनसे इतने ताल्लुकात नहीं बढ़ाए थे कि रोज़ाना आमदरफ़्त का मामूल बनता। बस अम्मी की तो शुरू से ही आदत नहीं है ज़्यादा आने जाने की, आपको तो पता है। थोड़ी सी शर्मसारी से सफाई पेश करते इसने कनखियों से रमशा की तरफ देखा। वो इसकी तरफ देख रही थी। निगाह मिली, शर्मीली सी मुस्कुराहट के साथ सर झुका लिया। यावर को बड़ा अच्छा लगा। यक व यक जैसे अपने अहम होने का एहसास मिला था। ताई हल्के से खनकारी तो वह चौंक कर सीधा हो बैठा। बड़ी पुरतकल्लुफ़ सी चाय की ट्रॉली आ चुकी थी।
और रिमशा उठकर खुद इसे एक एक चीज़ पेश कर रही थी। ये सालिहा कौन है बेटा? तुम्हारी माँ के पास आजकल रोज़ ही आई बैठी रहती है। ताई ने बिना किसी तमहीद के जिस तरह पूछा था, इससे उनकी वसी मालूमात का अंदाज़ा होता था। अम्मी की सहेली हैं, कॉलेज में पढ़ाती हैं। इधर ट्रांसफ़र हो गया 3 माह हो गए। क्या पढ़ाती होगी कॉलेज में? जब भी फ़ोन करो या तो तुम्हारे घर बैठी होती है, फिर तुम्हारा फ़ोन ही एंगेज मिलता है, वरना पहले तो कभी तुम्हारा फ़ोन मसरूफ़ नहीं रहता था इतनी देर। ताई ज़रा भी मुतासिर नहीं हुई, बल्कि शायद कुछ बुरा मनाई बैठी थी। जी आती तो खैर रहती हैं जल्दी जल्दी। यावर को उनके अंदाजे की तस्दीक करनी पड़ी। एक लड़की भी है इसकी, नाम शायद मदीहा है ना? कुछ जिताती सी कैफियत उनके लहजे में नुमायाँ हो रही थी। एक बार मैंने फ़ोन किया तो उसी ने उठाया था। कैसी है? मेरा मतलब है सूरत शक्ल में। वो बड़ी खोजती हुई निगाह उस पर जमाई बैठी थी। पाइनएप्पल केक का नरम सा टुकड़ा भी यावर को हलक में अटकता हुआ महसूस होने लगा। जो अंदाज़ा ताई लगाना चाह रही थी इसकी समझ में आ रहा था। पता नहीं, मैंने गौर से नहीं देखा, मालूम नहीं इसने सच बोला था या झूठ। छोड़ें भी अम्मी, जैसी भी हो, हमें क्या। यावर, आप ये लें। इसकी तरफ चिकन रोल्स की प्लेट बढ़ाते हुए रिमशा ही मदद को आई। हाँ भाई, हमें क्या, दिल को तो फिक्र होती है ना। पता नहीं कैसी औरत है ये सालिहा, जवान बेटी को लाकर दूसरे शहर में रहने लगी। कोई तो वजह होगी। ताई ने एक गहरी सांस ली। एक और नुक्ता नज़र। आप आइएगा ताई किसी दिन। वो यहाँ सालिया आंटी और मदीहा के बारे में बातें करने नहीं आया था, बल्कि उनके ज़िक्र से बचने के लिए आया था। मगर वही ज़िक्र कहीं ना कहीं से निकल आया था। अपनी कोई गलती ना होने के बावजूद भी वो वहाँ शर्मिंदा सा होता रहा और फिर जल्द ही उठ गया। अम्मी की बातों का ख्याल न कीजिएगा। जब वो ताई से रुखसत होकर बाहर आ रहा था, रमशा ने कहा, वो तो बस ऐसी ज़रा ज़रा सी बात पर वहमी होने लगती हैं। आज रमशा के लहजे में बड़ी अपनाइयत थी। और जब वो इस तरह बात कर रही थी, यावर को एकदम नाज भाभी याद आने लगी। वो भी बिल्कुल इसी टोन में बात करने लगी थी जब बाबर भाई से उनके रिश्ते की बात शुरू हुई थी, वरना इससे पहले तो ताई और उनकी बेटियों की सर्द मिजाजी और गुरूर का तशहरा ख़ानदान में हमेशा होता रहा था। मगर इसके बावजूद उनकी 3 बड़ी बेटियां ख़ानदान के सबसे अच्छे लड़कों के साथ ब्याही गई थी। रिमशा का नंबर तो आखिरी था और अब आसार बता रहे थे कुछ ऐसा ही इसके साथ भी होने वाला है। यावर वापसी में सारा वक्त रिमशा के बारे में ही सोचता रहा। कितनी अच्छी और मुखलिस लड़की है। ताई भी जो कुछ कहती हैं हमारी भलाई के लिए ही कहती हैं। अम्मी की तरह सादा लो नहीं हैं, समझदार हैं। जो कुछ आजकल वो सोच रहा था इसका ज़ुबानी इजहार अम्मी के सामने भी कर रहा था। वो कभी हूँ हाँ में जवाब दे लेती, कभी खामोशी से इसकी शक्ल देखने लगती। ये जुमले उनके लिए नए नहीं थे। बाबर का भी जब ताई के घर आना जाना बढ़ा था तो वह ऐसी ही बातें रवानी से करने लगा था। इसके बाद वही कुछ हुआ जो इन लोगों ने चाहा था। इस बार अम्मी उखड़ी उखड़ी सी थी। सालिया की तबीयत ख़राब है कई दिन से, मुझे कल वहाँ ले चलना, इतवार की छुट्टी भी है तुम्हारी। हफ्ते की रात को उन्होंने इससे कहा तो कुछ उलझ कर अम्मी की शक्ल देखने लगा। साले आंटी वाकई काफ़ी दिन से नहीं आ रही थी, मगर इसने पूछना ज़रूरी नहीं समझा था। कई दिन से बुखार आ रहा है, कॉलेज से भी छुट्टी ले रखी है, कौन है इसे पूछने वाला। अम्मी फ़िक्रमंद भी थी और रंजीदा भी। हालांकि इसके ख्याल में इसमें ऐसी कौन सी बात थी, बुखार खांसी ज़ुकाम तो होते ही रहते हैं। कल तो अम्मी मुझे बहुत काम है। फिर ताई ने भी खाने पर बुलाया। और आप सालिहा आंटी की फ़िक्र मत करें इतनी, अपने रिश्तेदारों के साथ रह रही हैं, अकेली थोड़ा ही हैं। मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा, मुझे जाना है सो जाना है। और ये तुम्हारे अपने ताई के घर के चक्कर को ज़्यादा ही नहीं बढ़ते जा रहे? खिलाफ आदत व रुखाई से पूछ रही थी। बस ऐसे ही, अब बोरियत होती है तो आदमी कहीं तो जाएगा ही। आपकी सालिहा आंटी नहीं आती आपके पास क्या? वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया। फिर भी उम्मीद थी कि अम्मी भी हंस देंगी कि जल्द ही रिमशा को हमेशा के लिए अपने घर ले आएंगी। मैं तो मजाक कर रही थी, मगर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। बोरियत दूर करने के और भी तरीके हैं। मुझे तुम्हारा वहाँ जाना ठीक नहीं लगता। और ये बार बार सालिहा का हवाला मत दिया करो, समझे? पहले से भी ज़्यादा सख्त लहजे में तनबीह करके वो अपने कमरे की तरफ चली गई। अम्मी ने शायद इतना हैरान इसे पहले कभी नहीं किया था। अगला दिन उलझन भरा था। ताई की दावत को रद्द करने का हौसला तो इसमें खैर नहीं था, वो इसकी जान को आ सकती थी। मगर अम्मी ने भी रात से जिस तरह
रुखाई का मुजाहिरा जारी रखा हुआ था। वो इन्हें भी सालिहा आंटी के यहाँ ले जाने पर मजबूर था। 2 घंटे बाद आकर मुझे ले लेना, अम्मी ने उतरते मुख्तसरन हदायत दी। रात के बाद उन्होंने इससे दोबारा नहीं पूछा था कि वो ताई के यहाँ की दावत खाने जा रहा है या नहीं। यावर को फ़िलहाल ये भी गनीमत लगा था, सो इस बात में सर हिलाकर इसने गाड़ी वापस मोड़ ली। अम्मी की खफगी का सीधा सीधा यही सबब समझ में आता था कि उन्हें सालिहा आंटी इस रिश्ते के ख़िलाफ़ कर चुकी हैं। इसे इतना यकीन तो ज़रूर था कि अम्मी की नाराज़ी ज़रा देर की है। जिस वक्त उनके गले में बाहें डालकर अपनी बात मनवाना चाहेगा, मनवा लेगा। बहुत मुतमईन होकर इसने गाड़ी ताई के घर की तरफ जाने वाली सड़क पर मोड़ दी। जाती सर्दियों की नर्म धूप खुशगवार हरारत लिए हुए थी। इसका मूड खुद ब खुद अच्छा होने लगा। तभी इसकी निगाह बराबर वाली सीट के नीचे पड़ी अम्मी का छोटा सा पर्स सामने फुटमैट पर पड़ा हुआ था। एक दबी दबी से सांस यावर के लबों से निकली। पर्स अम्मी तक पहुंचाना ज़रूरी था। इसमें उनका वो मोबाइल भी होता था जो वो कहीं जाते हुए बाहर ज़बरदस्ती उनके साथ करता था, ताकि उन्हें कांटेक्ट में रख सके। पर्स के बगैर वो यकीनन परेशानी महसूस करेंगी। इसे वापस पलटना ही होगा। सड़क पर एक लंबा सा यू टर्न लेकर आते हुए वक्त तो यकीनन ज़ाया हुआ, मगर वो अम्मी की परेशानी के मुकाबले में कुछ भी नहीं था। काशाना फरहत की बैल बजाते इसकी निगाह एक बार फिर फालतू सामान से अटी बालकनियों पर गई। अजीब लोग थे ये भी। इसे शायद इसलिए ज़्यादा अजीब लगता क्योंकि वो अम्मी की सफाई पसंद तबीयत का आदी था। अब तो खैर हालात बहुत बदल चुके थे, मगर जब नौउम्री में वो तीनों भाई घर को बेतरतीबी में हरफ आखिर साबित करने पर तुले रहते थे, तब भी अम्मी सारा दिन घर को साफ़ सुथरा रखने में हलकान रहती थी। पल से भी कम वक्त में इसके दिल ने क्या कुछ याद किया। सालिया फुप्पो से मिलने आए हैं? वही बच्चा सामने खड़ा पूछ रहा था, जो पहले दिनों ने सालिया आंटी के कमरे तक लेकर गया था। आज उसकी आंखों में शनासाई की चमक थी। यावर हल्के से मुस्कुराए। आ जाइए, वो एक तरफ हटकर रास्ता देते हुए बोला। आज सहन खाली था। यावर खुद ब खुद गोल कमरे की सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। स्टॉल नुमा कमरा आज भी वैसा ही था। सालिहा आंटी सामने मसहरी पर बैठी थी और पहली निगाह में ही वो इसे बेहद कमज़ोर लगी। अम्मी की उनके बारे में तशवीश गलत नहीं थी। इखलाकन इन्हें पूछने के लिए वो चंद मिनट व दानिस्ता रुका रहा। मैं तुम्हारा ही पूछ रही थी, पता चला कोई ज़रूरी काम था तुम्हें। वो इसे बड़ी मोहब्बत से देख रही थी। लाख नापसंदीदगी के बावजूद उन्हें इस तरह बिस्तर पर देखकर यावर को अफसोस सा हो रहा था। अम्मी बेहद फ़िक्रमंद दिखाई दे रही थी और इन्हें शायद अपने पर्स की ऐसी कोई ख़ास परवाह भी नहीं थी। कमरे में सिर्फ वही दोनों थीं। अलबत्ता जब यह रस्मी से आयादत निपटाकर वो वहाँ से उठना चाहता था, मदीहा चाय लेकर अंदर दाखिल हुई। अरे आप बैठिए ना। इसकी आंखों में जगमगाहट सी आ गई। नहीं, असल में मुझे कुछ काम है। यावर की निगाह इसके खुले हुए लंबे बालों पर जमी, बेहद सियाह और चमकीले। तभी शायद वो इतनी मुख्तलिफ दिखाई दे रही थी। चाय बनी हुई है, पी लेते। मदीहा ने किसी अच्छे मेज़बान की तरह इसरार किया। नहीं, अभी नहीं वाकई। वजह से ख़ुद अपने ही सामने खज्जल सा होकर बोला। और अगर इतने दिनों से वो इन लोगों से बेतहाशा ना चिढ़ रहा होता तो इस वक्त शायद खैर सगाली वाला माहौल बन ही जाता। कमरे से बाहर निकल ही रहा था कि अम्मी ने पुकार लिया। अगर तुम्हें देर ना हो रही हो तो ज़रा सालिहा की दवाएं ला दो। नहीं आंटी, मैं ले आऊँगी जाकर, बस जा ही रही थी। इसके जवाब देने से पहले तेज़ी से मदीहा बोल उठी थी। अम्मी अनसुनी करके इसकी तरफ ही देख रही थी। मैं ले आता हूँ। कौन सी दवाएं हैं? इसे कहना ही पड़ा। देर तो हो रही थी और रिमशा के 2 फ़ोन आ चुके थे। फिर भी एक फितरी सी हमदर्दी थी अम्मी को खुश करने की एक कोशिश। वो बरामदे की सीढ़ियों के करीब आ खड़ा हुआ। आपकी तारीफ़? बरामदे में खुलने वाले दरवाज़ों में से पता नहीं किस में से वो बहुत फजूल से हुलिया वाला शख्स निकल कर इससे पूछ रहा था। बेहद शौक रंग की शर्ट और नहायत लिपटा हुआ हेयर स्टाइल साफ बता रहा था कि वो कितने पानी में है। मैं सालिहा आंटी से मिलने आया हूँ। सर्द लहजे में यावर ने सिर्फ अपनी यहाँ मौजूदगी के वजह तस्मिया बताना ज़रूरी समझी। बड़ी जान पहचान बना ली है सालिहा आंटी ने इस शहर में। वो जैसे एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोल रहा था। और ये मुस्तकीम भाई ने क्या रिवाज डाल दिया है घर में, गैर मर्द मुँह उठाए अंदर चले आते हैं। यावर का जैसे रुआं रुआं सुलगा था। तभी कमरे से मदीहा दवाओं का पर्चा लिए चली आई। ये दवाएं हैं,
मेडिकल स्टोर 2 गली आगे कोने पर ही। कमरे से बोलती हुई निकली थी, बाहर वालों को क्यों तकलीफ़ देती हैं, हम तो घर में ही मौजूद हैं, हमें हुक्म करें। इस शख्स की सारी तवज्जो फ़ौरन मदीहा की तरफ मुंतकिल हुई। सड़क छाप आशिकों की तरह वो जिस अंदाज में अपने गलीज़ निगाहें मदीहा पर गाड़े हुए था, नाकाबिले बर्दाश्त था। मदीहा जैसे अपने आप में ही सिमटी थी। यावर ने इस मंज़र को बस एक निगाह देखा। दूसरे पल मदीहा के हाथ में थमा दवा का पर्चा ले चुका था। पैसे अलबत्ता उसके हाथ में ही रह गए थे। मैं ला रहा हूँ, तुम अंदर जाओ, कहता हुआ तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरता चला गया। बात कुछ भी नहीं थी। मदीहा का दिल चाहा यहीं बैठकर फोड़ फोड़ कर रोना शुरू करते, मगर कहीं कहीं दिल हल्का कर लेने की छोटी सी सहूलत भी मुयस्सर नहीं होती। भारी दिल के साथ वापस अंदर आई। 2 मकरूह निगाहों ने इसका पीछा अंदर तक किया था। यावर जब दवाई लेकर गेट पर वापस पहुंचा, तब तक वो बरामदे में बख्शुई कोफ्त के ही ज़ेरे असर था। इसने शुक्र किया कि वो बच्चा इस वक्त बाहर ही खड़ा मिल गया। यावर ने गाड़ी रोकी तो वो इसके करीब चला आया। बेटा, ये दवाएं अंदर सालिहा आंटी को दे देना। इसने शॉपर सामने डैशबोर्ड से उठाकर इसे थमाया। गेट खुला हुआ था और वो बदतमीज़ शख्स अभी भी ज़रा फासले पर खड़ा दिखाई दे रहा था। गनीमत था कि वो किसी दूसरी तरफ मुतवज्जा था। सुनो, ये कौन साहब है? पता नहीं वो क्यों पूछ बैठा। ये बच्चे ने मुड़कर जैसे तस्दीक चाहिए। ये शब्बन मामू हैं, हैदराबाद से आए हैं। मदीहा बीबी की शादी इन्हीं से तो होगी। अच्छा, वो बहुत हैरत ज़दा हुआ। कभी एक बार भी इसने ज़िक्र नहीं सुना था कि मदीहा की कहीं शादी वगैरह का भी सिलसिला है। बहुत बड़ा घर है उनका, बहुत बड़े बाग भी हैं। हम छुट्टियों में वहाँ जाते हैं, बहुत मज़ा आता है। बच्चा अब इससे तीसरी चौथी मुलाकात वाली बेतकल्लुफ़ी बरत रहा था। यावर को इस तफसील से दिलचस्पी नहीं थी। सिर्फ इसका दिल रखने के लिए हल्के से मुस्कुराकर यावर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। इस शख्स की बदतमीज़ी का थोड़ा सा जवाब तो समझ में आने लगा था, फिर भी थोड़ा सा अजीब तो ज़रूर लगा। ताई के यहाँ देर हो जाने के बावजूद इस्तकबाल में गर्मजोशी थी। अलबत्ता अम्मी के साथ ना आने का गिला बदस्तूर था। वो फ़ोन पर भी सालिहा आंटी की बीमारी के बारे में बता चुका था। एक बार फिर वही बात दोहराई, फिर भी ताई का शिकवा जारी रहा। सहेली को थोड़ी देर पूछकर यहाँ भी आ सकती थी तुम्हारी अम्मी। मुझे तो लगता है हमारी कोई अहमियत ही नहीं है। बज़ाहिर वो हंसकर कह रही थी। ऐसा नहीं है ताई, असल में सालिहा आंटी की तबीयत वाकई बहुत ख़राब है। पहली बार इसने शायद दिल से उनकी सफाई पेश की। थोड़ी देर पहले उनकी खस्ता हाली पर जो हमदर्दी दिल में जागी थी, वो अभी ताज़ा थी। फिर तो तुम्हारी अम्मी तीमारदारी के लिए उन्हें ज़रूर अपने घर उठा लाएंगी। एक बार फिर ताई ने हंस कर कहा था, मगर वो कुछ खामोश सा हो गया। खाने पर खासा एहतमाम था और वो जो समझ रहा था कि इस दावत में ताई ने अपने दोनों बड़े दामादों और अपनी बेटियों को भी बुलाया होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। ये दावत खालिस उसी के एजाज़ में थी और अब वो इसे ऐसा ही प्रोटोकॉल दे रही थी जैसा किसी नए दामाद को दिया जाता है। मैं तो शुक्र करती हूँ कि नाज आपी और बाबर भाई ने बाहर सेट होने का फ़ैसला किया। यहाँ रखा ही क्या है, वहाँ इंसान कम अज़ कम ढंग की ज़िंदगी तो गुजारता है। कनाडा से आई ताज़ा तस्वीर के ढेर को फैलाए रमशा बेहद मरूब लहजे में कह रही थी। अफरा तफरी, दहशत गर्दी, जहालत, गुरबत। यावर हंसने लगा। हमारी अम्मी के सामने कोई ऐसा कहे तो बहुत बुरा मनाती हैं वो। बड़ी मुहिब्बे वतन इंसान है। रमशा की पेशानी पर हल्का सा बल आया। सब बेकार की बातें। हालात देख रहे हैं यहाँ के, बद से बदतर होते जा रहे हैं। पता नहीं आगे क्या बनेगा। इसके लहजे में बड़ी वाज़ेह बेजारी थी। मेरा बस चले तो 1 मिनट भी यहाँ ना ठहरूं। पता नहीं क्यों इस बार वो मुस्कुरा नहीं सका। बुरे से बुरे हालात में भी उम्मीद की एक किरण ज़रूर रोशन होती है। यहाँ भी करोड़ों लोग रोशनी की इस एक किरण की तरफ देखते हैं और कभी भी नाउम्मीद नहीं होते। वो ख़ुद भी 10 बार भाइयों के पास जाने के बारे में सोच लेता, मगर इसमें कुछ नया जानने और एक नई दुनिया दरियाफ्त करने की एक्साइटमेंट का दखल होता था। इसी तरह अपने मुल्क को हकारत से ठुकराने का दूर दूर भी शायबा नहीं होता था। रिमशा तस्वीरों पर झुकी हुई थी। यावर के चेहरे पर आई संजीदगी को नोट नहीं कर सकी। हाँ तो देखते रहें, किसने मना किया है। 60 साल में कितनी उम्मीदें पूरी हुई हैं, थक हार कर सब रह ही जाएगा। इसका अंदाज़ अभी भी मजाक उड़ाने वाला था। खुदा न करे
बड़े जज्ब के साथ वो कह उठा। रिमशा ने निगाह उठाकर उसकी तरफ देखा। इतनी बुरी बात ज़ुबान से निकालने से पहले कुछ तो सोचा करो। अल्लाह इस मुल्क को भी हमेशा सलामत रखे और इसके रहने वालों को भी। देख लेना, यहाँ एक एक करके सारी उम्मीदें रोशन होंगी। तुम जैसे लोग बस तारीख पहलू पर ही नज़र रखते हैं। वो बेहद खफगी से कह रहा था। रिमशा की मुस्कुराहट फीकी पड़ गई। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने मुहब्बे वतन हो। इसने बात को तंज के साथ उड़ाना चाहा। मुझे खुद भी नहीं पता था। वो अब भी खफा था और इसकी मज़ीद तस्हीह करने पर तुला हुआ था। और ये जो लाखों लोग मुल्क से दूर हैं ना, तो वो भी किस तरह इस दूरी को अपने दिल पर बर्दाश्त करते होंगे, तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं है। इसकी छोटी मोटी हुब्बल वतनी पर तकरीर ना ताई को अच्छी लग रही थी और ना ही रिमशा को। हाँ, जैसे प्राइमरी क्लास का उर्दू की दरसी किताब वाला सबक। चिढ़कर रिमशा ने दिल में सोचा, मगर अपने हर ख्याल को अल्फाज का रूप देने की बेवकूफ़ी बहरहाल इसने अब नहीं की। आप तो मेरी बात ही पकड़ कर बैठ गए। एक बात ही तो कही थी। कुछ नाराज़गी का सा इजहार करते हुए वो तस्वीरें समेटने लगी। ताई ने भी यावर को इसकी गलती का एहसास दिलाना ज़रूरी समझा। बच्ची है, अपने शौक़ की बातें तो करेगी ही। तुम तो संजीदा ही हो गए। नाज का फ़ोन आया था, कह रही थी 2 महीने बाद वो लोग आ रहे हैं पाकिस्तान। उन्होंने बात का सिरा कहीं से कहीं जोड़ा। यावर हैरान होकर उनकी शक्ल देखने लगा। ये इत्तला इसके लिए नई थी। आज के दिन में ज़रूर कुछ ख़ास था। एक के बाद एक नई इत्तला मिल रही थी। शायद अभी बाबर ने तुम्हारी अम्मी से जिक्र नहीं किया, मगर उनका प्रोग्राम तो पक्का ही समझो। अच्छा है, जो भी बात हो उनके सामने हो। बाबर सबसे बड़ा भाई है, अब तो वही बाप की जगह है। अब वही शालतन बात करने के बजाय खुल कर बात कर रही थी और रिमशा तस्वीरें समेट कर यहाँ से उठ चुकी थी। यावर को समझने में देर नहीं लगी कि वो सब लोग आपस में इसके और रिमशा के बारे में हतमी फ़ैसला कर चुके हैं। अम्मी की रस्मी सी भी अहमियत की ज़रूरत नहीं रही थी। पता नहीं वो ये सुनेंगी तो किस तरह रिएक्ट करेंगी। वो ख़ुद भी यही चाहता था, फिर भी इसे ताई के बजाय बाबर भाई पर गुस्सा आने लगा। मैं चलता हूँ, अम्मी इंतज़ार कर रही होंगी। वोट खड़ा हुआ और रिमशा ताई के इसरार के बावजूद नहीं रुका। सालिया आंटी के यहाँ अम्मी को लेने के लिए वो बाहर गाड़ी में ही बैठा रहा। खिलाफ तवक्को उन्होंने भी देर नहीं लगाई। मदीहा उन्हें छोड़ने गाड़ी तक आई थी और इसके वो काले रेशमी बाल कब के बन चुके थे। अब वो वही लग रही थी जैसी कि लगती थी। महज एक प्लस पॉइंट से इतनी बड़ी तब्दीली, वो सोचे बगैर रह नहीं सका। गेट के नज़दीक लगी बड़ी सी स्ट्रीट लाइट रोशन थी और इस तेज़ रोशनी में मदीहा इसे अम्मी के साथ अपने इस मखसूस अंदाज में धीरे धीरे बात करती दिखाई दे रही थी, जिससे वो खामखाई चिढ़ने लगता था। बिल्कुल भी फ़िक्र मत करो, अल्लाह पे भरोसा रखो, हर मुश्किल को टालने वाला है, इसने अम्मी को कहते सुना। मदीहा उनके साथ चलती हुई गाड़ी तक आई थी और जब वो इससे दवाओं के पैसे लेने पर इसरार कर रही थी तो यावर ने नोट किया इसकी आंखों में खौफ से जमा हुआ है। फिर कभी सही, समझ लें या पर उधार है। हल्के से मुस्कुरा कर इसने गाड़ी स्टार्ट की। अम्मी ने बड़ी हैरत से उसकी तरफ देखा। घर पर वो जिस तरह उनसे बात बात पर बहस करता था, इन्हें किसी मेहरबानी की इससे तवक्को नहीं रही थी। बोली कुछ नहीं। क्या बात है, थोड़ी देर में वो नोट कर चुकी थी कि यावर खासा उलझा उलझा सा है। कुछ नहीं अम्मी। फौरी तौर पर इसकी समझ में नहीं आया कि बात कहाँ से शुरू करे। बाबर भाई और नाज भाभी की आमद की इत्तला से या इस अहम काम की मंजूरी से जिसे सरअंजाम देने के लिए वो लोग इतनी दूर से आ रहे थे। ये मदीहा के मंगेतर आए हुए हैं। मेरी आज मुलाकात हुई थी उनके यहाँ। अम्मी जब इसरार किए गई तो बिल्कुल ही अलग मौजू पर आ गया। क्या ऐसा मंगेतर? अम्मी के लहजे में वाज़ेह नागवारी थी। वो शख्स है इस काबिल कि मदीहा जैसी प्यारी सुलझी हुई बच्ची का हाथ थामे। यहाँ तो लोगों को बस अपना उल्लू सीधा करने की फ़िक्र है। खुद ही रिश्ते जोड़ेंगे, फिर इन्हें पक्का करने के लिए हर ओछा कंडा इस्तेमाल करेंगे। यावर को हंसी आने लगी। इस वक्त अम्मी से ताई और नाज भाभी के बारे में कुछ भी कहना उनके गुस्से को और बढ़ावा देना था। इतने बुरे भी नहीं हैं शब्बन मामू। सुना है बहुत बड़ा घर और बहुत बड़ा बाग है उनका हैदराबाद में। सालिया आंटी तो बहुत खुश होंगी। शर्म तो नहीं आती तुम्हें ऐसी बातें करते हुए? किसी की बेबसी का इस तरह मजाक उड़ाते हैं। उनको जो दुख यावर की बात से पहुंचा था उनके लहजे से आया था। मैं तो मजाक कर रहा था। एक खिसियानी सी मुस्कुराहट यावर के लबों पर आई, मगर वो जवाबंद कुछ ना बोली। मुँह फेरे बाहर सड़क पर भागते दौड़ते ट्रैफिक को देखने लगी।
यावर ने कई बार उन्हें मुखातिब किया, मगर वो हूँ हाँ में जवाब देने से ज़्यादा कुछ भी ना बोली। हत्ता कि ताई की दावत में भी उन्होंने कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं की। यावर को लगा वो आजकल इससे वाकई नाराज़ हैं। कम से कम बात करती, कभी तो ऐसी कमाल की लाताल्लुकी बरतने लगती कि अब तो इसे ये खदशा पैदा हो रहा था, कहीं इसकी बारात में भी वो किसी मेहमान की तरह बेनियाजी से शरीक ना हो। शायद ऐसा मुमकिन नहीं था। इसके अपने ख्याल की तरदीद दो एक दिन में ही हो गई थी। बाबर भाई का फ़ोन आया था। अम्मी ने ही रिसीव किया था और बहुत दिनों बाद आज वो इनसे थोड़ी लंबी बात कर रही थी। ये अचानक कैसे प्रोग्राम बना लिया तुम लोगों ने? खैरियत तो है? वो कुछ परेशान सी होकर पूछ रही थी। जवाबन बाबर भाई उनसे जो कुछ कह रहे थे वो यावर को सुनाई तो नहीं दे रहा था, मगर अंदाज़ा तो लगा ही लिया था। इतनी जल्दी सब कुछ कैसे हो सकता है? अभी तो सच्ची बात है कि मैंने कोई फ़ैसला किया भी नहीं। अम्मी के चेहरे पर उलझन थी। यावर ने टीवी की आवाज़ बंद कर दी। पूरे ध्यान से एक तरफा सुनाई देने वाली गुफ्तगू सुनने लगा। असल मामला तो आखिर वही था। तुमने कैसे सोच लिया कि जो कुछ भी तुम लोग तय कर लोगे मैं इसी तरह हाँ में हाँ मिलाऊंगी, जैसे तुम्हारे लिए मिलाई थी? किसी बात की कोई हद भी होती है। अम्मी की आवाज़ बुलंद होती जा रही थी। आजकल वो जिस तरह बदलती जा रही थी, इसे देखकर इस रवैये पर यावर को हैरत तो होती, मगर कम। तुम्हारी बीवी और सास ने अगर ये सोच लिया है कि वो मेरे बेटे एक एक करके हथिया लेंगी, तो इस बार तो ये नामुमकिन है, समझे? यावर बेसाख्ता ही उठकर उनके करीब जा खड़ा हुआ। अम्मी फ़ोन बंद करके पलटी तो इसके चेहरे पर एक निगाह डालते ही उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया कि वो क्या कहना चाह रहा है। मैं तुम्हारी शादी रिमशा से करने के लिए तैयार नहीं हूँ। वो लड़की और घराना हमारे लिए मौजू नहीं। उन्होंने इसे सवाल की जहमत से तो बचा लिया। जवाब हज़म करना इतना आसान नहीं था इसके लिए। बुराई क्या है अम्मी? और अच्छाई भी क्या है? उन्होंने तंजिया निगाहों से यावर की तरफ देखा। आप गुस्से में मत आएँ, ठंडे दिल से सोचेंगी तो बात। मैं जितने भी ठंडे दिल से सोच लूँ, जवाब वही होगा जो मैंने इस वक्त बाबर को दिया है। अलबत्ता अगर तुम अपनी मर्ज़ी चलाना चाहते हो तो शौक़ से चलाओ। बाबर तो आ ही रहा है, तुम्हारी शादी का सारा इंतज़ाम संभाल लेगा। वो बड़ी रवानी से एक के बाद एक बात कहती चली गई। बाहर दाखिली सीढ़ियों की तरफ से कोई इन्हें आवाज़ दे रहा था। सो अपनी बात ख़त्म करती वो इस तरफ जा चुकी थी। उनका अंदाज़ साफ बता रहा था कि मामला अब इतनी आसानी से सुलझने वाला नहीं। चंद लम्हे वो उलझा उलझा सा वहीं खड़ा रहा, फिर बाहर निकल आया। ऊपर की मंजिल की तरफ बाहर से सीढ़ियाँ जाती थी। 2 कमरों का छोटा सा पोर्शन था जो बंद ही रहता था। आज अम्मी सुबह से वहाँ की सफाई में लगी हुई थी। महीने में एक आध बार वह ऐसा करती थी, सो ये कोई ख़ास बात नहीं थी। मुलाजमा पाइप लगाए सीढ़ियाँ धो रही थी और अम्मी से हदायतें देने में मसरूफ़ हो चुकी थी। इस वक्त उनसे कुछ भी बात करना बेकार था। बाबर ने रात को इसे अलहदा फ़ोन करके देर तक सारी ऊंच नीच समझाई। अम्मी के इनकार की असल वजह सिर्फ एक है, वो पाकिस्तान छोड़ना नहीं चाहते और तुम्हारे यहाँ आ जाने के बाद इन्हें लाजमन आना पड़ेगा। बस इतनी सी बात है जिस पर वो ज़िद में आ गई हैं। मगर बाबर भाई, ज़रूरी तो नहीं कि मैं वहाँ सेटल हो जाऊँ। यहाँ भी मैं ठीक ठाक हूँ। झिझकते हुए वो कह उठा, पागल हो गए हो? सारी दुनिया आगे की तरफ देखती है। तुम हाथ आया मौका भी गंवाने पर तुले हो। आमदनी के फ़र्क का अंदाज़ा भी है कुछ या नहीं? सारी ज़िंदगी वहाँ इतना नहीं कमा सकोगे जितना यहाँ सिर्फ चंद साल में। वो इतना गुस्से में था कि यावर की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। रखा ही क्या है वहाँ? धूल मिट्टी, बेईमानी, दहशतगर्दी। अम्मी भी जब यहाँ रहेंगी तो इन्हें खुद अंदाज़ा हो जाएगा। वहाँ तो उनकी सेहत भी रोज़ बरोज़ गिरती जा रही है। वाकई वो उनके लिए इतना फ़िक्रमंद था, ये महज ये अपनी बात को बाअसर करने का एक और पॉइंट था। यावर नीम दिली से सुनता रहा। जब अपने तौर पर वो इसे अच्छी तरह समझा चुका तो भी फ़ोन बंद करके बड़ी देर चुपचाप कुछ सोचता रहा। अजीब सा कन्फ्यूजन था। शादी और बाहर सेटल होना दोनों ही अलग अलग बातें थीं, मगर यहाँ इन्हें मिला जुला कर मिक्स मसाला तैयार कर लिया गया था। कभी कभी तो इसे साफ ऐसा लगता था अम्मी को तो सिर्फ बहाना है।
اصل میں تو خود بھی یہاں سے ہمیشہ کے لیے جانے کا خواہش مند نہیں ہے، مگر بابر بھائی صاف کہتے تھے کہ رمشا سے شادی کی یہی ایک شرط ہے، ورنہ وہاں پاکستان میں اس کے لیے رشتوں کی کوئی کمی تھوڑا ہی ہے۔ ایک پھیکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی۔ یہ آخری جملہ تائی کا تھا جو بابر بھائی نے ادا کیا تھا، اور ساتھ میں اسے محض چند دنوں کا نوٹس، اپنا حتمی فیصلہ سنانے کے لیے۔ ایک بار تم سٹینڈ لے کر تو دیکھو، امی خود مان جائیں گی۔ آج کل تو لڑکیاں اپنی ضد منوا لیتی ہیں، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ امی سے اچھی بھلی جھاڑ کھا لینے کے بعد بھی بابر پر بڑی پورے اعتماد لاپرواہی طاری تھی، مگر وہ اس کی طرح نہ سوچ سکتا تھا اور نہ ہی عمل کرنا آسان تھا۔ اس چھوٹی سی بات کو امی سے کرنے میں عجیب سے ہچکچاہٹ کا سامنا تھا۔ اگلے چند دن تیزی کے ساتھ گزرے۔ بابر کا فون آج کل میں آنے ہی والا تھا۔ ان دنوں اس نے تائی کے ہاں جانا بھی جان بوجھ کر چھوڑ رکھا تھا۔ ان کے فون تواتر سے آتے تھے۔ بابر نے انہیں پوری طرح اطمینان دلا دیا تھا، اس لیے ان کے اور رمشا دونوں ہی کے انداز میں خود بخود استحقاق آتا جا رہا تھا۔ ناز آپی کے آنے میں تھوڑے سے دن ہیں، گھر میں پینٹ بھی شروع کرانا ہے، آپ چند دن کی چھٹی لے کر یہ کام کرواتے ہیں۔ اس کا ذہن آج کل اتنا الجھا ہوا تھا کہ کسی بھی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ ایک سیدھی سادی بات میں اتنا الجھاوا کیا تھا؟ اگر تائی اور رمشا ہی اس کے کینیڈا سیٹل ہونے کی لازمی شرط نہ لگاتی، یہ باتیں تو بعد میں بھی طے کی جا سکتی تھیں، وہ سب سے ہی بد دل ہونے لگتا۔ آج آفس سے آنے کے بعد وہ کمرے سے نکلا ہی نہیں تھا۔ امی سے کھانا کھلانے کے بعد پھر اوپر چلی گئیں۔ آج کل ان کا زیادہ وقت اوپر ہی گزر رہا تھا۔ اپنے لیے وہ اسی طرح مصروفیت ڈھونڈے رکھتی تھیں۔ جب وہ کمرے سے باہر نکلا تو سارے گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ لاؤنج سے نکلتا باہر کی طرف چلا گیا۔ شام کا رنگ سرمئی ہو رہا تھا اور گھر کے بیرونی حصے کی ساری لائٹیں روشن تھیں۔ سامنے سیڑھیوں کے اختتام پر اوپری منزل کے گریل والا دروازہ اس وقت بھی کھلا ہوا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ امی اس وقت بھی اوپر ہی تھیں۔ یاور کے قدم خود بخود اس طرح بڑھ گئے۔ ممکن ہوا تو اس وقت وہ یہیں بیٹھ کر امی کو قائل کرنے کی کوشش کرے گا۔ سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے اس نے ارادہ باندھا۔ اوپر کا چھوٹا سا صحن صاف ستھرا تھا اور اندر سے امی کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ آج کل آپ کا یہاں بہت دل لگ رہا۔ الفاظ بیچ میں ہی اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ اندر کا منظر تھا ہی اتنا حیران کن۔ کمرے میں امی کے ساتھ صالحہ آنٹی اور مدیحہ دونوں موجود تھیں۔ آ جاؤ بیٹا۔ مسہری پر صالحہ آنٹی تکیے سے ٹیک لگائی بیٹھی تھیں۔ وہ حیران پریشان سا کمرے کے وسط میں آ کھڑا ہوا۔ کمرے میں ایک پرانا بیڈ، چند کرسیاں اور ایک الماری شروع سے ہی سیٹ تھی۔ اس وقت ہر چیز بڑی چمکتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ بیڈ پر نئی چادر، کھڑکیوں پر دھلے ہوئے پردے، کرسیوں پر کشن کور اور سب سے بڑھ کر صفائی کا خوشگوار احساس۔ تو امی اس لیے ضرورت سے زیادہ توجہ دے رہی تھیں ان کمروں پر۔ اس نے گہری سانس لی۔ معاملہ اس کی سمجھ میں اچھی طرح آ چکا تھا۔ امی نے مدیحہ اور صالحہ آنٹی کو یہاں اس پورشن میں شفٹ کیا تھا، اور افسوس کی بات یہ کہ اسے مشورہ کرنے کی ضرورت تک نہیں سمجھی تھی۔ کھڑے کیوں ہو؟ بیٹھ جاؤ۔ صالحہ آنٹی کے لہجے سے کمزوری جھلک رہی تھی۔ اس نے تھوڑا سا چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ پوری طرح سے ٹھیک محسوس نہیں ہو رہی تھی، مگر اس وقت اسے ان سے کوئی ہلکی سی بھی ہمدردی محسوس نہیں ہوئی۔ آپ کو خبر نہیں تھی کیا کہ ہم لوگ یہاں آ رہے ہیں؟ اس کے چہرے کے تاثرات سے ہی کچھ اندازہ لگاتے مدیحہ نے ایک پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مگر وہ اتنا غصے میں آ چکا تھا کہ کسی بھی بات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھ رہا تھا۔ آپ آ کر میری بات سنیں امی۔ پلٹ کر کمرے سے نکلتے ہوئے اس نے امی کو مخاطب کر کے صرف یہی ایک بات کہی، اور تیز قدموں سے سیڑھیاں اترتے اس نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ امی ٹی وی لاؤنج میں آئی تو وہ سامنے والے صوفے پر بیٹھا تھا۔ کوئی ادب تمیز رہ گئی ہے تمہارے پاس یا نہیں؟ سلام تک نہیں کیا تم نے صالحہ کو؟ کچھ احساس ہے اپنے رویے کی بدصورتی کا؟ آتے ہی وہ اس پر برس پڑی، مگر وہ یوں ہی ہونٹ بھینچے تیوری پر بل ڈالے بیٹھا رہا، اور جیسے ہی وہ ذرا سا رکی سرد لہجے میں بولا، کب آئے ہیں یہ لوگ؟ آج، جب تم کھانا کھا کر لیٹ چکے تھے، اور آپ نے مجھ سے اس بات کا ذکر تک نہیں کیا کہ آپ ایسا کرنے والی ہیں۔ امی اس کے قریب والے صوفے پر آ بیٹھی تھی۔ کرتی بھی تو کیا فائدہ ہوتا، تم کون سا مان جاتے؟ وہ ہلکے سے بولی۔ امی، اس کی آواز بے ساختہ تھوڑی سی اونچی ہوئی۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ کسی سے تو مشورہ کر لیتی ہیں، مجھ سے، بابر بھائی سے، یا یہ میرا گھر ہے، مجھے کسی کے مشورے اور اجازت کی ضرورت نہیں۔ بابر نے آج تک سب کام میرے مشورے سے ہی تو کیے ہیں، اور تم
उन्होंने एक तंजिया निगाह इसके चेहरे पर डाली, निगाहें चुरा किया। अगर तुम्हें या तुम्हारे भाइयों को सालिहा के यहाँ होने से तकलीफ़ होती है तो हुआ करे। बहुत सी तकलीफ़ें मैंने भी उठाई हैं खामोश रहकर। अम्मी का लहजा वाज़े मजबूत था। खुदा के लिए अम्मी, क्या हो गया है आपको? इस तरह हर ऐरे गैरे को घर में नहीं रखा जाता। सालिहा आंटी को ख़ुद भी ख्याल करना चाहिए था। अपनी जवान बेटी को लेकर हर किसी के यहाँ क्यों रुक जाती हैं? वो बेरहमाना अंदाज में साफ गोई पर उतरता जा रहा था। यह तुम किसे जलील कर रहे हो? सालिहा को, मेरी तरबियत को, या ख़ुद अपने आप को? बहुत रंज से उन्होंने यावर की तरफ देखा, फिर मज़ीद बहस से बचने के लिए उठकर अपने कमरे में चली गई। उफ़, दोनों हाथों में सर थाम कर बेबस सा होकर वहीं सोफ़े पर ही बैठा रहा। बाबर भाई, नाज भाभी, ताई रिमशा अम्मी की इस हमदर्दी को क्या क्या रंग देंगे, इसे अभी से अच्छी तरह अंदाज़ा हो रहा था। इतने सालों से तो कोई खैर खबर नहीं थी और अब मिली हैं। चंद महीनों में ही घर पे क़याम तक की नौबत आ गई। यूँ ही हमदर्दियाँ समेट कर फ़ायदे उठाने की आदी हो चुकी हैं ये खातून। पिछले दिनों जो थोड़ी सी हमदर्दी से सालिया आंटी से महसूस होना शुरू हुई थी, एकदम ही ज़ाइल हो रही थी। इसे खबर ही ना हुई कि कब मदीहा इसके करीब वाले सोफ़े पर आ बैठी है। आप परेशान मत हों, हम लोग बहुत जल्द चले जाएंगे यहाँ से। यावर ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। दोनों हाथ गोद में रखे बड़ी पशेमान से लग रही थी। मैं ख़ुद भी यहाँ नहीं आना चाहती थी, आप यकीन कीजिए, मगर हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि अम्मी के पास कोई दूसरा चारा नहीं था। मदीहा ने बड़ी बेचारगी से इसकी तरफ देखा, और पता नहीं कब तक वो दुनिया को इस बेचारगी के साथ देखेगी। ऐसे कितने ही मौक़ों पर वो ख़ुद अपने आगे ही शर्मिंदा होती थी। यावर यूं ही बेतासो चेहरा लिए कारपेट के डिज़ाइन पर निगाहें जमाए बैठा रहा। इसे ना इसकी शर्मिंदगी से कुछ लेना देना था, ना ही हालात की अबतरी से कोई सरोकार। यहाँ एक से बढ़कर एक ट्रेजिडी स्टोरी सुनने के लिए मिलती है, तो क्या वो मारे हमदर्दी के इसी तरह बेहाल होता रहेगा? आप लोगों के रिश्तेदार तो बहुत अच्छे हैं, वरना आजकल कौन किसी के काम आता है। इतने सालों से वो सब बाप को सहारा दिए हुए हैं। बुरा मत मनाइएगा, मगर एक छोटा सा किराए का घर तो आप अफोर्ड कर ही सकती हैं। इतने साल से सालिया आंटी जॉब में भी हैं, मगर शायद वो खर्च करना ही नहीं चाहती हैं। बेहद साफ गोई से वो इसे आईना दिखा रहा था, और अगर वो बुरा मनाती तो 100 बार मनाए। अच्छा था यहाँ से कल की जाती आज चली जाए। यावर ने तो कुछ ऐसा ही सोचा था। चंद लम्हों के लिए बड़ी बोझल सी खामोशी इन दोनों के बीच इस छोटे से लाउंज में दर आई। यावर ने कनखियों से इसकी तरफ देखा। इसका सर झुका हुआ था और बालों की चंद बेतरतीब से लटें चेहरे पर इस तरह गिरी हुई थी कि इसके तासुरात नज़र नहीं आ रहे थे। वही काले रेशमी बाल जिन्होंने पहले भी निगाह को भटकने पर मजबूर किया था, मगर वो शायद अब किसी से मनसूब थी। यावर ने ख़ुद को बर वक्त याद दिलाया। आपने ठीक कहा, हम पर बहुत सारे लोगों के एहसानात हैं। मैं और अम्मी चाहें भी तो उनका बदला नहीं उतार सकते। बामुश्किल ख़ुद को कंपोज करते हुए वो इतनी सी बात कहकर ज़रा सा रुकी। यावर को पता नहीं क्यों ऐसा लगा जैसे वो फ़ैसला नहीं कर पा रही हो कि इसे आगे कुछ कहना चाहिए या नहीं। मगर एक गलत फहमी आपकी ज़रूर दूर करना चाहूँगी, सिर्फ ये कि आप अम्मी को इतना गलत ना समझें। बहुत मज़लूम और बाहिम्मत। बहुत सा नमकीन पानी मदीहा को अपने हलक में अटकता हुआ महसूस हुआ। आई एम सॉरी, वो हल्के से कह गया। सालिया आंटी को इस तरह तनकीद का निशाना बनाना, वो भी मदीहा के सामने। कोई बात नहीं, वो ख़ुद पर काबू पा चुकी थी। आपकी जगह कोई भी होता ऐसे ही सोचता, मगर ये छोटे छोटे स्टोर नुमा कमरे जिनमें हमारी ज़िंदगी के बेशतर साल गुजर गए, ये ऐसे ही नहीं थे। अम्मी की 3/4 तनख्वाह और हम दोनों बहनों की 12-12 घंटे की खिदमत गुजारी नज़र हुई है इसके बदले में। वो एक कमरा जो आपके बकौल थोड़े से किराए पर लेकर रह सकते थे, वो अम्मी कभी भी नहीं ले सकी। 2 बेटियों को लेकर तन्हा औरत कहाँ रह सकती थी किसी अकेले घर में? इन्हें रिश्तेदारों का सहारा लेना पड़ा, किसी मामू के घर का, फिर अम्मी के किसी मामू, चचाजाद, भाई के घर कमरे के किराए के नाम पर, कभी अशद ज़रूरत के नाम पर, कभी मालकान को खुश करने के लिए। उनकी सारी तनख्वाह हमेशा 10-15 दिनों में ही ख़त्म होती रही। उन्हें हमेशा यही खौफ रहता था कि लोग उनसे नाराज़ ना हो जाएं, इसीलिए वो हम दोनों बहनों को भी। आपको पता है, अभी जब हम यहाँ इस शहर में आए तो मुस्तकीम मामू की बीवी ने सबसे पहला काम यही किया था कि काम वाली को हटा दिया। पूरे 1500 रुपये लेती थी वो।
अपनी बात कहकर वो हल्के से हंस पड़ी। पता नहीं ऐसी हंसी के लिए उर्दू ज़ुबान में क्या इस्तिलाह होती है। यावर ने याद करना चाहा, मगर एक भारी सा बोझ दिल और जहन पर यकदम आन पड़ा था। एक छत का किराया तो इतना ज़्यादा नहीं होता यावर साहब, मगर जो जुर्माना हमारी बेबसी हम पर आयद करती है, इसका हिसाब किताब रखना आसान नहीं। वो खड़ी हो चुकी थी। यावर का दिल चाहा कि वो अभी कुछ देर और यूं ही अपने दुखों का किस्सा छेड़े रखे। हालांकि वो तो कभी ट्रेजिडी फिल्म तक देखना पसंद नहीं करता था, फिर भी अकेली औरत के लिए आपकी सोसाइटी आज भी अपना दिल बड़ा नहीं कर सकी, ये तो मानेंगे ना। वो मुस्तकिल मुस्कुरा रही थी, मगर इसकी बड़ी बड़ी आंखों में कहर सी जमती जा रही थी। और वो शब्बन मामू मदीहा लाउंज से निकल रही थी जो बेसाख्ता इसके पीछे आया। वो मदीहा को शायद इस सवाल की तवक्को नहीं थी। ख़ानदान की तरफ से दस्तयाब होने वाला मेरा वाहिद रिश्ता, जो उम्मीद है कि बखैर खूबी अपने अच्छे अंजाम पर पहुँचेगा। 2 बीवियों को छोड़ चुके हैं मौसूफ़, और जहनीत तो ख़ुद आपने भी मुलाहिज़ा कर ली है, मगर क्या फ़र्क पड़ता है। इसकी मुस्कुराहट और भी गहरी हुई और दूसरे लम्हे दरवाज़ा खोल कर बाहर जा चुकी थी। शायद इससे ज़्यादा मुस्कुराते रहना इसके बस से बाहर हो रहा था। कितनी ही देर वो इस दरवाज़े की तरफ देखता रहा जहाँ से मदीहा निकल कर बाहर गई थी, और अब पीछे बड़ा ही मायने खेसा खालीपन रह गया था। एक ट्रांस किसी कैफियत में वो मुड़ा और वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया। दुख की कितनी शक्लें और किस्मत के ना समझ में आने वाले भेद। वो अफसरदगी से किसी छूत की बीमारी की तरह परहेज़ करता चला आया था, मगर चंद लम्हों बाद ही इसे पता चल चुका था कि इसका चेहरा आंसुओं में भीग रहा है। कितने सादा और बेगर्ज दिल आजमाइशों की भट्टी में शब व रोज़ जलते होंगे। पहली बार खुद अपने आप से अलग होकर इसने सोचा, क्या मैं इस काबिल भी नहीं कि बेहिसी की इस भीड़ में से ख़ुद को अलग कर सकूं। न हमदर्दी न रहम, दिल में एक नर्म सा एहसास पूरे यकीन के साथ मुस्कुराया था। यावर जैसे किसी ख्याल से चौंका। टेलीफोन की घंटी बज रही थी। CLI पर नंबर देखे बगैर इसे खबर थी कि ये बाबर भाई ही हैं जो इसका फ़ैसला सुनने के लिए बेकरार हो रहे होंगे, और इसका फ़ैसला सुन लेने के बाद किस कदर खफा होंगे ये भी वो जानता था। फिर भी फ़ोन तो रिसीव करना ही था। एक हाथ अपने चेहरे पर फेरते वो मुस्कुराते उठ खड़ा हुआ। मदीहा का इंतखाब इन लोगों के लिए कितना ही मायूस कुन सही, मगर ख़ुद इसके और अम्मी के लिए वो खुशियों की हकीकी प्याम्बर साबित हुई थी। इसका यकीन इसे अभी से होने लगा था। अल्लाह हाफिज़।